हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र। क्लास से अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में जीता अपना जिसका चैप्टर चल रहा है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका अपन टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लगता है, इसलिए अपन बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का क्या कायम रहा या क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले अपना पॉइंट है कि पाकिस्तान में क्या, ध्यान रखिए, पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद में देश के शासन में बागडोर जनरल अब्दुल खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन करा लिया। यानी कि देश आज़ाद हुआ और संविधान बना। संविधान बनने के बाद जनरल अब्दुल खान ने अपने हाथों में ले ली वहाँ की जिम्मेदारियाँ। यानी कि उसके बाद आया कि परंतु उसके शासन के खिलाफ जनता ने गुच्छा भड़का और फलस्वरूप सैनिक शासन को रास्ता साफ किया। यानी सैनिक शासन का रास्ता साफ कर दिया। किसने? जनता ने। वहाँ के जनता ने सैनिक शासन चलाया था। किसने? जनरल अब्दुल खान ने। तो वहाँ पर जनता को गुच्छा आया और वहाँ आंदोलन शुरू होने लगे, जिसके कारण से फलस्वरूप सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। और उसके बाद याहिया खान ने शासन को बागडोर संभाली। यानी कि उसको जनरल अब्दुल खान के बाद किसने वहाँ का शासन की संभाली? हाथ में किसने लिया? तो याहिना खान उसके बाद संभाली। उसके बाद बात नेक्स्ट पॉइंट की, तो याहिना खान शासनकाल में पाकिस्तान के बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा है कि याहिया खान के शासनकाल में किसका सामना करना पड़ा? बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान को टूटकर एक अलग देश बना। कौन? बांग्लादेश बना। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। और प्रश्न ऐसा है कि बांग्लादेश कब बना? तो बांग्लादेश 1971 में बना। किस घटना के कारण बना? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। उसके बाद पॉइंट है अपना तीसरा, बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार बनी, जो 1977 कायम रही। यानी कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद वहां पर सरकार किसने बनाई? जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में सरकार बनी। क्या? पाकिस्तान जिसके कारण पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और 1977 वहां पर 1977 तक कायम रही। उसके बाद बात करें, अपना चौथा पॉइंट है कि 1977 में जनरल जियाउद्दीन हक ने इस प्रकार को अपदस्थ कर दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउद्दीन हक को लोकतांत्रिक समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप 1988 में पुनः बेजगन भुट्टो ने नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। यानी कि पहले वहां पर क्या था? पहले संविधान की मतलब लोकतंत्र बनी, सैनिक शासन वापिस लोकतंत्र। उसके बाद बना 1978 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक बनी। यानी कि वहां पर लोकतंत्र की सरकार कितने सालों तक वहां बनी रही? 1999 तक वहां बनी रही। उसके बाद बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 5 पे। 1999 में फिर सेना का दखल हुआ। यानी कि फिर से सेना का दखल दिया तथा सेना प्रमुख परवेशन मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाब शरीफ का बदूशत करके सत्ता संभाली। यानी किसने संभाली थी? उसका नवाब शरीफ ने सेना का वो जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री, उसको मार दिया वगैरह कुछ भी करके उसको मार के उसके पाकिस्तान का शासन उसने संभाला। किसने संभाला था? नवाब शरीफ। उसके बाद 2001 में मुर्स ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन किया। किसने दिया? मुर्शफरम ने राष्ट्रपति के अपना निर्वाचन किया। 2000 और पॉइंट 6 2008 में पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीके से चुने गए नेता का शासन चल रहा है। यानी कि कब से लोकतंत्र का शासन चल रहा है? चल तो पाकिस्तान जैसे आजाद हुआ तब से चल रहा है, पर सही तरीके से लोकतंत्र कब चल रहा है? तो 2008 में। प्रश्न ये ध्यान रखना। और पहले तो लोकतंत्र बनता है, उसके बाद सेना शासन, अभी लोकतंत्र, सेना शासन, लोकतंत्र। इसमें 3-4 आदमियों के नाम आते हैं, आपको याद रखिए। सबसे पहले आएगा जनरल अब्दुल खान, सबसे पहले वहाँ का सरकार को हाथ में लेने वाला। उसके बाद आएगा कि जुल्फ अली भुट्टो, उसके बाद आएगा बेनजीर भुट्टो, उसके बाद आएगा नवाब शरीफ। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद इसी टॉपिक का दूसरा टॉपिक आपको आगे पढ़ने मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कोई कारण तथा बताइए। यानी कि इसमें कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कोई कारण बताइए। तो या पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मेरे को लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुने। मैं बोल रहा हूँ और सुने ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले अपन बात करते, तो इसमें ये कह रहा है
यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है, यानी कि यहाँ पर सेना का भी दबदबा है, धर्मगुरु यानी कि धर्मगुरु का भी शासन है, यानी कि अपने अपने भाषा में कहे तो बाबा वगैरह फकीरों का, भूस्वामी का भी अधिकार, अभिजनों का दबदबा रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी के कारण यहाँ की सेना समर्थक समूह मजबूत बनाती है, यानी कि वो चाहती है, भारत से डरती है, भारत से तनावपूर्ण कारण हो रहा था, वो समझती है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है हमारे ऊपर, इसलिए वो सेना शासन को बहुत काफ़ी मजबूत रखता है, काफ़ी मजबूत। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चली, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थक नहीं मिला, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार चली, इसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय समर्थक अभी तक नहीं मिला। अपने को बहुत मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय समर्थक, अपने को मिला, पर पाकिस्तान में अभी तक को नहीं मिला। पाकिस्तान को अमेरिका में नहीं जाना देते, सबसे पहले मेरी बात है, पाकिस्तान को अमेरिका में नहीं जाने देते, कोई इजाज़त नहीं है पाकिस्तान को जाने की, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि वो खतरनाक लोग समझते हैं उनको, पागल समझते हैं, इस कारण से नहीं जाने देते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कोई सुविधा या आर्थिक स्थिति नहीं मिली अभी तक, क्योंकि लोकतंत्र सही तरीके से चलता नहीं, तो फिर क्या मिले। पॉइंट नंबर 4 है, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपनी निहित स्वास्थ्य के लिए सीधी के लिए गुजरे वक्त का पाकिस्तान में सैनिक शासन का बढ़ावा दिया, यानी कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध होता है तो हमेशा पाकिस्तान के गुजरे जो भी दिन होते तब वो साथ कौन अमेरिका देता है। इसका अमेरिका इसलिए देता है कि भारत बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि भारत अमेरिका की टक्कर लेने की संभावना है, इसलिए वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका का साथ देता है। ओके, उसके बाद पश्चिमी देश भी उनके हित में सब कुछ करते हैं। उसके बाद पॉइंट अपना है सेकंड पॉइंट है बांग्लादेश में लोकतंत्र। अब बांग्लादेश में लोकतंत्र क्या है, प्रश्न याद रखिए, मैंने 4 पॉइंट करवा रहा हूँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवा रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपना पॉइंट है कि पॉइंट रहेगा आपका बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो 1947 से 1941 में बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग रहा है, यानी कि बांग्लादेश किसका अंग रहा था, पाकिस्तान का अंग रहा था, ध्यान रखिए, पाकिस्तान का एक अंग रहा था बांग्लादेश का अंग रहा। ओके, उसके बाद बात करेंगे अपन, वापिस रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग रहा था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आज़ादी के आंदोलन तथा भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसके कारण से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ओके, तो और 1971 में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसने अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। क्या किया था, धर्म लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया था। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 4, 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधित कराकर उसने अध्यक्षता प्रणाली के रूप में दिया तथा आवामी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया, यानी कि अवामी यानी सभी पार्टियों को छोड़ के अवामी को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसके तनाव में इससे तनाव संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और एक त्रासद घटना शेख मुजीब सेना के हाथों में मारे गए, यानी कि शेख मुजीब किसके हाथों मारे गए, सेना के हाथों में मारे गए। इसके कारण क्या था, पार्टी का आगामी क्षेत्र बंद कर दिया था। ओके, उसके बाद बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 5 है कि 1975 में सैनिक शासन जियाउर रहमान ने बांग्लादेश के नेशनल पार्टी बनाई, यानी कि किसने कब बनाई थी, 1975 में बनाई थी, और किसने बनाई थी, जियाउर रहमान ने नेशनल पार्टी बनाई, और 1979 में के चुनाव में विजय रही। ओके, कब रही थी, 1979 में वहां पर चुनाव हुआ था, लेकिन जियाउद्दीन ने की हत्या की, कब, लेकिन उसकी हत्या कर दी किसने, सैनिकों ने की, सैनिक शासन ने, और हुई, और SM इरचान के नेतृत्व में एक सैनिक शासन ने बांडोर संभाली, यानी सैनिक शासन पाकिस्तान जैसा ही था, वहाँ पर सैनिक शासन था और संभाली, और 1990 तक ये सत्ता बनी रही, 1990 तक। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 6 की, 1991 में चुनाव हुए, यानी कि 1991 में फिर से चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र कायम रहा है, यानी कि 1991 से बांग्लादेश में लोकतंत्र सही तरीके से कायम रहा है। ये आपको रहा है, उसमें प्रश्न क्या क्या है आपको डेट याद रखनी है। 1971 से बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था,
और वहाँ की सरकार क्या क्या सिस्टम कर रही थी। 1975 में एक बनी, 1975 में बनी, 1990 में बनी। ओके, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे प्यारा पॉइंट, जो कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र क्या है। तो नेपाल अद्वितीय में एक हिंदू राज्य है ना कि नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में 1990 में यह संवैधानिक राजतंत्र रहा। याद रखिए, आधुनिक काल में 1990 तक यह संवैधानिक राजतंत्र रहा। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण राजा ने 1990 में नई लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, लेकिन नेपाल के लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यक्रम बहुत छोटा रहा। यानी कि अब 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग तो मान ली राजा ने, पर लेकिन नेपाल के लोकतांत्रिक सरकारों कार्यों का बहुत छोटा काम रहा था। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 4 की। 1990 में दशक में नेपाल में राजा की सेना लोकतांत्रिक समर्थकों माओवादियों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। फलस्वरूप 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि नेपाल के राजा ने संसद को कब भंग किया। तो प्रश्न यह उठता है कब भंग किया था। तो 2002 में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। और अप्रैल 2006 में यह देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, अहिंसक रहे और आंदोलन का नेतृत्व सत्ता दलों, गठबंधनों, माओवादी, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया। पुनः नेपाल के लोकतंत्र में नेपाल क्या हुआ था, लोकतंत्र में स्थापित हुआ। और माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल ने भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत चिंतित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यानी कि राजतंत्र खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, नेपाल। तो 2008 में। प्रश्न 2 यहाँ से उठ रहे, काफी इंपॉर्टेंट है। और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बना लिया। प्रश्न 3 उठ रहे यहाँ से, 2 नहीं उठ रहे, 3 उठ रहे। सबसे पहले कि नेपाल अद्वितीय एक हिंदू राज्य था, सबसे पहले। हाँ, तो क्या हिंदू राष्ट्र था, मुस्लिम ऑप्शन में पहुंच सकता है। और आधुनिक काल में 1990 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा था। ये भी प्रश्न उठता है यहाँ से, उठता है कि नेपाल में राजा ने संसद को कब भंग किया, 2002 में किया था। और नेपाल लोकतांत्रिक राज्य कब बना, गणराज्य कब बना, 2008 में बना। और नेपाल ने 2015 में नया संविधान बनाया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे अपन एक नंबर वाले। क्या एक नंबर वाले, जिससे कि आप मैं बोलूंगा उत्तर बताऊंगा, एक बार बोलूंगा आपको, तो ध्यान में रखना है, तो याद रखना। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि 1 नंबर वाले काफी इंपॉर्टेंट के कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के भी बताऊंगा। इसमें पेन नहीं चल रहा है। हाँ, पेन चलेगा पर धीरे चल रहा है, इसलिए इसको बढ़ा के। हाँ, अब आएगा अपना क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद कब हुआ। प्रश्न ये उठ सकता है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद कब हुआ। तो कब हुआ था, 1962 में। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे। याद रखिए, प्रश्न में इंपॉर्टेंट जो ही करवा रहा हूं, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए। तो ये किए थे सितंबर 1960। और किसकी मदद से किए थे, विश्व बैंक की मदद से की, विश्व बैंक की मदद से। प्रश्न को याद रखिए, पहले बोल रहा हूं मैं, बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अपना है। और उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट, भूटान संवैधानिक राजतंत्र बना 2008 में, और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा था। ओके, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद बात करेंगे अपन छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ, कौन सा अपन क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा आपके जो एग्जाम की दृष्टि से काफी आने वाला, जो कि इसके ऊपर बात करेंगे अपन। हाँ, अब बात करेंगे बांग्लादेश के नेता द्वारा आज़ादी की उप घोषणा कब की। तो कब की थी, मार्च, प्रश्न क्या कह रहा है, मार्च 1971 को। उसके बाद बात करेंगे कि भारत और सोवियत संघ
ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि कब की थी? तो ये की थी अगस्त 1971 को। कब हुई थी? अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के 20 साल की मैत्री हुई थी। उसके बाद बात करेंगे कि अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति कब हुई? तो हुई थी दिसंबर 1971 को। उसके बाद बात करेंगे अपन भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? प्रश्न बहुत कहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 को। क्या घटना थी? तो ये ऊपर वाली घटना कुछ बांग्लादेश निर्माण हुआ था इसके। और भारत ने परमाणु परिक्रम कब किया था? तो भारत ने परमाणु परिक्रम कब किया था? मई 1974 को। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ से जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले आपकी दृष्टि से? काफी इंपॉर्टेंट वाले ही लेते, फालतू लेने से कोई मतलब। अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना था? अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना था? 2007 में। 7 में होगा, हाँ ये लगता है मेरे को, बाकी अंदाज से बता रहा हूँ, मुझे कमेंट याद है। और आठवां सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो ये कब हुआ था? दक्षेस का 8वां सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो हुआ था नेपाल में। और एक हुआ कब था? तो ये होता नवंबर 2014 में। कब हुआ था? 2014 में नवंबर। उसके बाद बात करेंगे अपन भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध हुआ था जून जुलाई, याद रखिए, जून जुलाई 1999 में हुआ था, 1999 में। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसलिए आपको ले लेते हैं। आप सोचो कि टाइम बहुत हो गया, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लेना जरूरी है। 2 क्वेश्चन है इसमें, कौन सा लूँ यार? कौन सा ले लो, कौन सा लेना है? अब कौन सा प्रश्न लेना है जो कि, हाँ अब सबसे पहले अपन बात करेंगे, हाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? सबसे पहले प्रश्न क्या करें, बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? तो बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का हिस्सा है। किसका? लुक पॉइंट पे नहीं चल रहा है, लुक ईस्ट याद रखिए, मैं बोल इसी रहा हूं आपको याद हो जाए। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी हेल्प हुए और मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। इसके कारण से वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइबर करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।